10वीं कक्षा के सभी छात्रों को सुप्रभात। हम व्याकरण के पाठ 4 रस में आ चुके हैं, जो 4 नंबर का लगता है आपको और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आपको ध्यान से सीखना है, इसको पढ़ना है, समझना है। रस का अर्थ आ जाते हैं। रस का अर्थ होता है आनंद या मन के भाव। वो प्रसन्नता वाले भी हो सकते हैं, वो दुख वाले भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे जो है रस के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं रस काव्य की आत्मा होती है। कि काव्य से यदि कोई आनंद नहीं मिला काव्य पढ़ने से, तो फिर उस काव्य का रचने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पर रस के भाव के बारे में समझा दें कि हम किसी नाट्य को, नाटक को, कहानी को, कविता को या जो भी हम देखते हैं, उसके देखने से हमारे मन के जो भाव होते हैं वही रस होते हैं। साधारणतः हम कह सकते हैं कि जैसे आपने आम खाया, वो मीठा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है। आम को देखते ही आपको पता लग जाता है, आपके अंदर भाव आ जाता है कि ये मीठा है या खट्टा है। वैसे ही मन के अंदर भी कोई नाटक, कहानी सुनते ही या देखते ही जो भाव उत्पन्न होते हैं वही उसका रस कहलाते हैं। तो जैसे किसी चीज के खाने से हमें उसके खट्टे, मीठे का, फीके का, कड़वे का, चटपटे का पता लगता है, वैसे ही किसी कहानी को सुनने या किसी नाटक को देखने से या किसी फिल्म को देख रहे हैं, उससे हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वही क्या होते हैं? रस होते हैं। यानी मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही रस होते हैं। उदाहरणतः आप ध्यान रखिए कि मान लो हम कोई फ़िल्म देख रहे हैं और उसमें करुणमय चित्र दिखाया जा रहा है, यानी किसी की मृत्यु आदि दिखाई जा रही है और पूरा परिवार जो कष्ट में दिखाया जा रहा है, तो हमारे साथ वो सब घटनाएँ नहीं घट रही, फिर भी हम उदास होते हैं और हमारी आँखों से, कुछ लोग जो भावुक होते हैं, उनकी आँखों से पानी बहने लग जाता है। यानी आँसू जो है वो गिरने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसने उस नाटक से, उस फ़िल्म से जो रस लिया, उस रस के भाव से उसके अंदर ऐसा प्रभाव जो है उत्पन्न हो गया। तो वही रस की उत्पत्ति जो है क्या कहलाती है? रस कहलाती है। कोई चीज़ हमने गली-सड़ी देख ली तो हमारे मन के भाव घृणात्मक हो जाते हैं। तुरंत देखते ही हमारे मन के अंदर घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो वो रस है। कोई चीज़ है, कोई नाटक है, कोई फ़िल्म, कोई चीज़ देख रहे हैं तो कुछ पात्रों को देखते ही हमें हँसी आने लगती है, तो वो हास्य रस का स्वामी है। तो इसका मतलब वो हास्य रस उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है। तो हास्य रस का पता लग जाता है, किसी चीज़ को पढ़ने सुनने से जो हमें हँसी आती है, तो वो क्या होता है? हास्य रस होता है। तो इस प्रकार रस की उत्पत्ति भी मन के भाव से होती है और जब हम किसी नाटक या कहानी को देखते हैं, तो हमारे मन में जो भावना आई, वही क्या कहलाती है? रस की उत्पत्ति कहलाती है, उसी को हम रस कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा जो है वो जान लेते हैं। रस की परिभाषा क्या बनेगी? रस की परिभाषा बनती है कविता, कहानी को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने, नाटक, फ़िल्म सब आ जाते हैं देखने से पाठक, श्रोता, सुनने वाला और दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहते हैं। भले ही करुण रस में हो, लेकिन उसको देखने पढ़ने से जो करुणा या जो आनंद, जो घृणा, जो हमारे मन के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वही रस कहलाते हैं। रस के अंग, भेद नहीं, अभी रस के अंगों के बारे में बात करते हैं जो रसों में सबसे ज्यादा जरूरी है। रस के अंग, तो रस के 4 अंग हैं। यानी उसके अंग हैं जो जिसके आधार पर रस की उत्पत्ति होती है, तो 4 अंगों के आधार पर होती है।
तो 4 अंग हैं। जैसे पहला है हमारा स्थायी भाव, यानी रस किससे उत्पन्न हुआ। दूसरा हमारा है विभाव, हमारे मन में क्या भावना आई। तीसरा है अनुभव, हमने क्या अनुभव किया। और चौथा है संचारी भाव, यानी हमारे अंदर क्या संचरण हुआ। जैसे आंखों से आंसू गिरने लग गए, हमारे कोई मुक्का, कोई कुछ गुस्से लात जो है फिल्मों में लगा देते तो हमारे भी हिलने लग जाते हैं, तो हाथ पर यानी जोश आ जाता है। तो जो चेहरे के या शरीर के जो हाव भाव आ गए, अब वह आंखों से आंसू आ गए, इनको एक एक करके समझाएंगे कैसे कैसे हैं। फिर भी मैं शॉर्टली तरीके से आपको साथ साथ में लिखते वक्त समझा रहा हूँ कि ये क्या है। स्थायी भाव अर्थात जहां से रस की उत्पत्ति होती है, यानी जहां से हृदय के भाव परिवर्तन होने लगते हैं जिस चीज को देखकर, वही क्या स्थायी है। जैसे श्रृंगार का रति जो है यानी प्रेम जो है स्थायी भाव है। जैसे हास्य का हास जो है स्थायी भाव है। तो वैसे ही हम देखेंगे। सबसे पहले स्थायी भाव के बारे में जान लेते हैं। रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। स्थायी भाव, संचारी भाव या विभाव या अनुभव, बताइए इसका क्या होता है। तो वो समझना है, कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय, यानी यहाँ कठोर हृदय वाले व्यक्तियों की बात नहीं की गई जिनके मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता नाटक या देखने से। सहृदय वाले व्यक्तियों की बात की गई है। में भावों का संचार होता है। भाव जो है वो संचरण कर ले, घूमने लगते हैं, यानी वो भाव आने लग जाते हैं। ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। केवल वो प्रकट होने की अवस्था होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सोई हुई अवस्था में होते हैं, सुषुप्त अवस्था। यानी हमें उस रस का ज्ञान होता है, और जैसे ही हमें उस रस की उत्पत्ति के भाव दिखाई देने लगते हैं तो वो हमारे सामने आते हैं। भाव तो साहित्य के या यानी कहानी कविता के माध्यम से आनंद से जाग जाते हैं। ये सुषुप्त अवस्था में होते हैं। जैसे हम कहानी नाटक आदि देखते हैं तो ये जाग जाते हैं, और ये जो रस में बदल जाना ही क्या होता है, ये हमारे स्थायी भाव होते हैं। रस में बदल जाते हैं, यानी मानव के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, और जैसे ही क्योंकि ये मनुष्य के मन में सुषुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में रहने वाले भाव हैं, और जैसे हम कविता कहानी पढ़ने लगते हैं तो भाव तुरंत जाग जाते हैं। पढ़ते पढ़ते काव्यों के अंतर्गत हंसी का या करुणा का जो भी है, या क्रोध का या उत्साह का जो भाव उत्पन्न होता है, वही क्या होता है, स्थायी भाव होता है। तो हम रस के स्थायी भाव दे देते हैं, सभी रसों के नाम और उनके स्थायी भाव। तो एक बार हम जो है जैसे हास्य रस का स्थायी भाव, यानी मूल क्या है, हास का मतलब हंसना, प्रसन्नता होना। तो ये होता है, क्योंकि आस हम तब तक नहीं सकते जब तक हम उस नाटक को, हंसी को नहीं देखेंगे, और हमारे मन के अंदर सोए होते हैं, इसलिए तुरंत वो प्रक्रिया अवस्था में आ जाते हैं। तो वही होते हैं। हम पहले तो वैसे हमें जान लेना चाहिए विभाव अनुभाव के बारे में, फिर जो है बात करेंगे सभी रसों के नाम के बारे में। विभाव, विभाव क्या होता है, भावों का विशेष रूप से जगाने वाला। भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, अर्थात वे कारण, विषय या वस्तुएं सहृदय की बात आएगी, जो सहृदय
के हृदय में सुप्त पड़े, अर्थात जो सुप्त पड़े स्थायी भाव थे उनको जगा देता है। सुप्त पड़े भावों को जगा देती है और उसको उद्दीप्त करती है, यानी सामने ला देती है, उसको प्रज्वलित कर देती है उसको। उन्हें हम विभाव कहते हैं। उन भावों को हम विभाव कहते हैं। विशेष भाव, विभाव का अर्थ होता है विशेष भाव। तो वो विशेष भाव जो हमारे मन के अंदर आए, जो भी काव्य को देखने से, वही क्या हुआ, विभाव हो गया। अब तीसरा है हमारा विशेष भाव में वैसे आश्रय विषय ये होते हैं जिसके सारे पात्रों में आलम्बन जो होते हैं वो होते हैं ले आलम्बन और उद्दीपन। लेकिन हम पहले मोटे मोटे जानेंगे चारों के बारे में। अनुभाव, अनुभाव शब्द का अर्थ जान लेते हैं। दो शब्दों से बना है। दो शब्द, एक तो है अनु का अर्थ होता है हमें पता ही है पीछे, और भाव यानी ये मेल से बना शब्द है, यानी बाद में जो भाव उत्पन्न हुए पनपे वही अनुभाव कहलाते हैं। यानी विभाव के कारण पनपे भाव और उसकी बाह्य, यानी वो अचानक हंसने लग जाता है, बाह्य चेष्टाएं हंसने या रोने लग जाता है जो दिखाई देने लगती हैं, वही अनुभाव कहलाते हैं। विभाव के कारण, विभाव के पीछे पनपी जो बाह्य जो भाव और बाह्य चेष्टाएं हैं वो क्या होती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। जैसे चुटकुला सुनकर हंस पड़ना आदि जो है वैसे ही। जैसे चुटकुला सुनकर पढ़ना, चुटकुला सुनते ही हंस पड़ना क्या होता है, अनुभव होता है। फिर आता है संचारी भाव। संचारी का संचरण यानी हाथ पैर हिलने लग जाना, वो संचारी भाव होता है। तो साधारण तरीके से बताया मैंने, आश्रय के चित्त में स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले जो अन्य भाव हैं आते रहते हैं, अन्य भाव आते रहते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, इन भावों का दूसरा नाम है इनका दूसरा नाम अस्थिर, जो अपने जगह स्थिर न रहे ऐसे मनोविकार, मन के विकार जो है भी है। जो स्थिर नहीं रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, वो मन के विकार जिनमें कोई ठहराव नहीं होता, तुरंत बदलते रहते हैं, वही होते हैं। तो इसका संचारी भाव होता है। वैसे संचारी भावों की बात करें यदि विस्तार से जाए तो इनकी संख्या 33 होती है, 33 होती है, लेकिन आपको उनको जानने की इतनी आवश्यकता नहीं, बस संचारी भाव के बारे में पता होना चाहिए। जैसे चुटकुला सुनने से
मन में उत्पन्न खुशी उत्पन्न खुशी से हाथ पैर हिलना ही संचारी भाव। ये है जो रस के अंदर 4 भाव हैं, इनमें से ज्यादातर स्थायी भाव पूछा जाता है। विभाव, अनुभव और संचारी भाव के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। और ये वैसे तो संचारी भाव की बात करें, यदि विस्तार से जाएं तो इनकी संख्या 33 मानी जाती है। और क्योंकि भाव जो है बिगड़ते रहते हैं, कभी बनते हैं कभी बिगड़ते हैं, तो संचारी भाव तो ये, क्योंकि आपके यहाँ तो रस भी बहुत कम लगते हैं वैसे, क्योंकि आपके यहाँ तो 10 ही रस हैं। रसों की उत्पत्ति यदि साहित्य दर्पण में जाए तो बहुत सारे हैं, तो यदि संचारी भाव पर पूरे पर जाएंगे तो फिर यहाँ आपको आपके उससे सिलेबस से बाहर हो जाएगा और समझ से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए हम केवल संचारी वैसे लिख देते हैं, संचारी भावों की कहीं पर पूछा जाए कि संचारी भाव कितने होते हैं, संख्या 33 है। 33 जो है संचारी भाव होते हैं। अब आते हैं रस के भेद पर। रस के भेद यहाँ पर आपके यहाँ तो 10 ही लिए गए हैं आपके सिलेबस के अनुसार। रूप से 10 भेद हैं और 10 भेद के मैं लिख देता हूँ रस भेद, या नाम कह सकते हैं, और उसका स्थायी भाव, जो ऊपर आया था कि स्थायी भाव कौन से होते हैं, 1 नंबर में पूछा जाता है जी। तो हम पहले रस के बारे में बात करते हैं, तो ये होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस होता है और इसका स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। वैसे श्रृंगार रस के भी 2 भेद हैं, वो बाद में हम बता देंगे। एक संयोग श्रृंगार रस, चलो यहीं लिख देता हूं मैं, दोनों का रहेगा। श्रृंगार रस का मतलब श्रृंगार रस के जितने भी जो भी भेद हैं, उस सब का क्या रहेगा, रति ही उसका स्थायी भाव रहेगा। एक है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। इनको विस्तार से समझाएंगे आपको। श्रृंगार हमारा दूसरा है हास्य रस। हास इसका स्थायी भाव है, हासना, हंसना जो है वहीं से हास से उत्पन्न होता है। करुण रस, शोक, क्योंकि शोक होता है तभी करुण रस जो है उत्पन्न होता है। करुण मीन्स रोना, दुख होना, ये करुण के अंतर्गत आते हैं। रौद्र, रौद्र अत्यंत क्रोधित होना, तो इसका मतलब स्थायी भाव क्या है, क्रोध ही है। क्रोधित होना जो है रौद्र होता है। 5वां है वीरस, अत्यंत उत्साहित होना, तो इसका मतलब इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। नेक्स्ट में जाते हैं भयानक रस। भयानक शब्द से ही पता लग गया कि इसके अंदर भय है। मुख्य रस के वैसे 9 रस जो है वो माने जाते हैं, 9 रस हैं। यहाँ रस के 10 भेद दिए गए हैं, क्योंकि भयानक और अद्भुत दोनों रसों को मिला दिया जाता है। तो
क्योंकि यदि साहित्य की बात करें तो 9 रस हैं, और यहाँ भयानक और अद्भुत रस को हिंदी में जो है अलग अलग कर दिया गया है, इसलिए 10 रस हो गए हैं। भयानक 7वां रस पे जाते हैं। विभत्स रस। विभत्स का अर्थ वैसे स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा। स्थायी भाव इसका घृणा भी कहा जा सकता है, ताकि उससे समझ में आ जाए, मैंने इसलिए लिख दिया। घृणा करना किसी से, वो विभत्स रस के अंतर्गत आते हैं। 8वां है अद्भुत, जो संस्कृत साहित्य में भयानक रस के अंदर ही माना गया है। अद्भुत रस, जिसका अर्थ होता है आश्चर्य, और इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य। इसके बाद 9वां है शांत रस। शांत रस है, और इसका स्थायी भाव जो होता है वो निर्वेद होता है, जिसके अंदर कोई भावना ना आए, या इसको कह सकते हैं कि वैराग्य, जो जिसके अंदर सुख दुख किसी प्रकार की कोई भावना नहीं है, सीधा सा वर्णन करना ही शांत रस के अंतर्गत आता है। जैसे भारत की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए? शांत रस में आ गए। वात्सल्य। वात्सल्य रस, और इसका जो स्थायी भाव वत्सल है, पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वो वत्सल कहलाता है। कई जो व्याकरण की बुक हैं उसमें जो है 11वां रस जो है भक्ति रस दे रखा है, भक्ति रस भी दे रखा है, और वो सब शांत रस के अंतर्गत ही आता है। तो इसका मतलब हम शांत रस और भक्ति रस जो है, क्योंकि यहाँ पर 11 रस बना दिए गए हैं कुछ बुकों के द्वारा, जैसे आपको जो स्कूल में बुक लगा रखी है उसमें जो है भक्ति रस को अलग से दिखा दिया गया है। ऐसे रस 9 ही होते हैं। यहाँ पर ये जो भक्ति रस है, अद्भुत और भयानक रस है, ये दोनों मिला के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार जैसे दिए गए हैं हम वैसे ही बता रहे हैं। तो शांत रस और भक्ति रस जो है ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इनके स्थायी भाव हैं, जिससे जो भी होता है तो वो ध्यान रखना है। अब आते हैं हम एक एक भेद को जानने पर। तो पहला रस आता है श्रृंगार। श्रृंगार रस। अब हमें जानना है कि श्रृंगार रस, श्रृंगार का अर्थ हमें सीधा सा पता है कि वैसे श्रृंगार, श्रृंगार करना श्रृंगार होता है, लेकिन यह क्या है? नायक नायिका का प्रेम जो है श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। जो नायक नायिका का या स्त्री पुरुष का जो आकर्षण दिखाया जाता है, रति दिखाई जाती है, प्रेम, रति का अर्थ प्रेम होता है, जो प्रेम दिखाया जाता है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। तो 2 प्रकार का दिखाया जाता है, एक तो उनके मिलन का, एक बिछुड़ने का। तो 2 तरह का प्रेम काव्य में या नाटक में या फिल्मों में दिखाया जाता है, तो वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। तो सहजता से स्त्री और पुरुष के मध्य जो रति है, प्रेम है, वही क्या है? हमारा श्रृंगार रस है। अब इसकी परिभाषा लिख देते हैं, फिर ये 2 वेदों में हो जाता है, एक तो संयोग, एक मिलने का, और एक दूसरा क्या हो जाता है? बिछुड़ने का। तो श्रृंगार रस का कह सकते हैं कि श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण है। अर्थात नायक नायिका के मध्य रति और प्रेम दर्शाया जाना
ही श्रृंगार रस है। नायक नायिका के मध्य रति या प्रेम दर्शाया जाना ही क्या है? श्रृंगार रस है। अब दो तरह से होता है नाटकों में, फिल्मों में प्रेम। एक तो बिछुड़ने के बाद जो उनके अंदर जो प्रेम है वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और एक मिलने का प्रेम दिखाया जाता है। दो तरह का होता है। तो इसके जो है दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। श्रृंगार रस के ये भेद, बाकी तो सब रसों के एक एक जो है वो चलेगा। तो दो भेद हैं। एक तो है, पहला तो है संयोग श्रृंगार, और दूसरा है वियोग श्रृंगार। ये दो भेद इसमें आते हैं, संयोग और वियोग श्रृंगार रस आते हैं। तो हम पहले पर चलते हैं, संयोग पर। संयोग श्रृंगार, संयोग का अर्थ होता है मिलन, जैसे संयोग शब्द से ही पता चल रहा है। श्रृंगार रस तो श्रृंगार रस का ही है। इसका स्थायी भाव हमें पता है क्या है? रति है। काव्य में जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है, होता है, तब वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण जैसे उदाहरण देख लेते हैं। वर्षा ऋतु में रात्रि काल बिजली चमकी या बिजली चमक रही है। साधारण सा उदाहरण दे रहे हैं पहले। बादल बरस रहे हैं। दादुर मोर की आवाज सुनाई देती है। ये काव्य पंक्तियां हैं। पूरा पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि क्या है। पद्मावती अपने प्रीतम के संग जागती हुई वर्षा का आनंद ले बादलों की गर्जना सुनकर शौक कर प्रीतम के सीने से लग जाती। वर्षा ऋतु में ये मुक्त छंद का उदाहरण है एक, यानी जहां पर कोई विशेष जो है काव्य लय आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन इन लाइनों से हमें पता क्या लग रहा है कि पद्मावती अपने प्रीतम के साथ जो जाग रही है और वर्षा का आनंद ले रही है, और जैसे ही बादलों की गर्जना सुनती है तो अपने प्रीतम के सीने से लग जाती है। तो यहाँ पर क्या है? प्रेम दिखाया गया है नायक नायिका के मध्य, और जहां पर जो है संयोग है, मिलन है दोनों का। तो इसका मतलब क्या है? ये संयोग श्रृंगार रस है। तो यहाँ पर इसका स्थायी भाव यदि बात करें, एक बार भावों के बारे में जान ले। स्थायी भाव क्या है? रति यानी प्रेम है। इसके बाद यहाँ पर
जो है आलम्बन देखने हैं हमें कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से हमने जो है चाहे अनुभाव विभाव पढ़े थे तो वो कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब विभाव देखना है तो उद्दीपन विभाव है इसके अंतर्गत, उद्दीपन विभाव। और यहाँ चौंक कर सीने से लगना, यहाँ पर जो है क्या है, आलम्बन। पहले आश्रय देख लेते हैं, इसके बाद आश्रय देख लें। आश्रय क्या है, तो यहाँ पर जो आलम्बन है वो रानी पद्मावती है। आलम्बन रानी पद्मावती, क्योंकि पद्मावती के बारे में वर्णन किया गया है। रानी पद्मावती आलम्बन है। और विभाव जो है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बिजली का चमकना, ये क्या क्या हो रहा है, वहां पर बिजली चमक रही है, चमकना, बादलों का गरजना, ये क्या है, ये सारे जो है विभाव हैं। क्या क्या काम हो रहे हैं वहां पर, तो बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, तो ये क्या है, विभाव हैं। अब आ जाते हैं संचारी भाव। तो संचारी भाव क्या है, यहाँ पर स्थायी भाव है, रति उद्दीपन विभाव है, यानी विभाव की बात करें तो उद्दीपन है किसके कारण, रानी विभाव जो उत्पन्न हुआ वह मैंने आगे लिख दिया है, तो यहाँ पर उद्दीपन विभाव यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ आलम्बन से ही लेके चलते हैं। आलम्बन जो है रानी पद्मावती है, विभाव बिजली चमकती और बादल गरजते हैं। और संचारी भाव क्या हुआ, यानी चौंक कर सीने से लग जाना, जाना, ये या जाना जो है संचारी भाव है। तो ये क्या हुआ, अंत में उसका भाव क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, तो ये जो है संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। अब हम जो है ये एक एक उदाहरण दिया है, अब हम आते हैं वियोग श्रृंगार पे, तो हमें केवल समझना है पहले, फिर उदाहरणों को देखेंगे। वियोग श्रृंगार रस। वियोग अर्थात बिछुड़ना, यानी यहाँ पर प्रिय से बिछड़कर वियोगावस्था में दिन बिता रहे नायक नायिका की अवस्था का वर्णन होता है। अवस्था का वर्णन होता है, अर्थात जो नायक नायिका एक दूसरे से बिछुड़कर जब दिन बिता रहे होते हैं तो वो क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। ये होता है वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, यानी ऐसा उदाहरण जब हमें मिले कि जिसमें नायक नायिका का विरह दिखाया गया है, दूर दूर बैठे हैं और तब उनका प्रेम दिखाया गया है, तो वहां पर क्या होता है, ये ध्यान रखना है कि वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। नायक नायिका के बारे में दिखाया गया है तो सिंपल सी बात है, पहले वो श्रृंगार रस है, उसके बाद ये देखना है कि उनका मिलन है या विचलन है, तो उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि ये वियोग है या संयोग है, तो ये देखना है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उदाहरण है मनमोहन बिछुरी जब सो। पहली लाइन से पता लग गया कि हे मनमोहन जब से मैं बिछड़ी हूँ, तो बिछड़ी हूँ, तो इसका मतलब नायिका जब अपने मनमोहन से बिछड़ी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या वियोग श्रृंगार रस है। आगे चाहे कितना भी है तो आगे भी समझ लेना है। तन आसुन सो सदा धोवती है। हरिचंद हरिश्चंद है यहाँ पर,
हरिश्चंद्र के लिए प्रयोग किया गया। हरिश्चंद्र के लिए जो प्रेम के फंद परी, जैसे हरिश्चंद्र का प्रेम का फंदा पड़ा था, यानी हरिश्चंद्र ने प्रेम के कारण अपना घर बार महल सब कुछ छोड़ दिया था। कुल की कुल लाज ही खोवती है। पहली लाइन से पता लग गया अब हमें काव्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दुख के दिन को भांति बीते। दुख के दिन किस प्रकार बीते? विरहा गम, विरहा गम रंग, विरह का गम संजोगती है। तो लास्ट लाइन है, हम ही अपनी दशा जाने सखी, निशी यानी रात भर, सोबती, सोबती का मतलब सोती है, किधौं यानी किस प्रकार रोकती हैं, रोकती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित ये कविता है, उसकी लाइनें जो है यहाँ पर ली गई हैं कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। तो यहाँ पर जो है नायक नायिका का प्रेम यहाँ पर दिखाया गया है। वैसे तो अपने पत्नी के बारे में हरिश्चंद्र जी ने बताया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, हाँ, कि वो अपने मनमोहन से किस प्रकार बिछड़ी हुई है, हमेशा आंसुओं से सदा अपने मुख को धोती रहती है। और हरिश्चंद्र की तरह इस हरिश्चंद्र की जो पत्नी है वो उसकी प्रेम के फंदे में फंसी हुई है, अपने कुल की लाज जो है वो भी खो दी है। तो ये सब क्या है, ये नायक नायिका के प्रेम को दिखाया गया जो बिछड़े हुए हैं। और हम ही अपनी दशा जाने सखी, नायिका अपनी एक सखी से कहती कि अपनी दशा तो हम ही जानते हैं कि हम किस प्रकार रात को सोते हैं और कैसे रोते हैं। तो यहाँ प्रेम के बारे में नायिका का एक प्रेम नायक के प्रति जो दर्शाया गया है, जो वियोग में रहकर, दूर रहकर जो दर्शाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। इसके वो जान लेते हैं कि यहाँ पर स्थायी भाव क्या होगा। रति ही स्थायी भाव है, क्योंकि श्रृंगार का कोई भी उदाहरण हो वहाँ पर रति स्थायी भाव है। इसके बाद यहाँ पर जो है आलम्बन यानी आश्चर्य जो है आलम्बन है, यानी किसके सहारे जो है यहाँ पर उदित हुआ है, तो विरहणी नायिका है। कौन है? विरहणी नायिका, जिसके बारे में कहा गया है, तो जिसके सहारे रस की उत्पत्ति हुई है वो विरहणी नायिका है। इसके बाद जो है इसमें विभाव, तो जो मिलन के जो दिन याद करती है, भाव करती है, सुखद दिनों के बारे में याद करती है, सुखद दिन, तो ये क्या है, इसके विभाव हो गए। मैंने यहाँ विभाव लिखा नहीं है कि विभाव क्या हुआ, विशेष भाव क्या उत्पन्न दिखाई दे रहे हैं उसमें, तो मिलन के सुख के दिनों को याद करना। और यहाँ पर संचारी भाव आ जाता है, सोना और रोना, रात को सोती है किधों यानी कहाँ सोती है, तो ये निश रात को सोना व रोना, ये क्या है, संचारी भाव जो है उत्पन्न यहाँ पर दिखाए गए हैं, यानी वियोग यहाँ पर दिखाया गया है। या कह सकते हैं पूर्व मिलन की जो यादें हैं वो सारी संचार भाव में आएंगी। ये हो गए इसके अंतर्गत जो पूछे जाते हैं कि इसका स्थायी भाव क्या है। इसके रस का नाम हमें पता है, वियोग श्रृंगार रस है, स्थायी भाव रति है, आलम्बन विरहणी नायिका है, विभाव मिलन के सुखद दिन है, और जो पहले के दिन जो याद कर रही है, तो पूर्व मिलन की यादें जो है सारी की सारी किस में आती हैं, संचारी भाव में आती हैं।
अब हम जो है वियोग देख लिया और संयोग देख लिया है, यानी 2 रस जान लिए। वैसे समय जो है रसों के बारे में काफ़ी लगेगा, तो आज आपको यहाँ तक लिख लेना है। रसों के नाम और इसके जो स्थायी भाव हैं वो जान लेने हैं। स्थायी भाव, अनुभाव और विभाव, और ये जान लेने हैं संचारी भाव। कैसे होते हैं तो ये पढ़ लेना है और साफ-साफ लिख लेना है। आज इतना ही, क्योंकि ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ये थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन इसको सरल बना देंगे। एक बार यहाँ तक सीखो इसको।